नमस्ते मित्रों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम जब पढ़ते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं तो कहीं कहीं हमें रुकना पड़ता है। यदि उचित समय पर रुकते हैं, उचित स्थान पर रुकते हैं तो उसका सही अर्थ निकलता है। रुकने में अगर कुछ उचित स्थान का प्रयोग नहीं होता, अनुचित स्थान पर रुका जाता है तो उसका अर्थ और कुछ अलग निकलने लगता है। जैसे जो आदमी आया है उसे रोको मत जाने दो, ये मैंने कहा। उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। इसका अर्थ क्या है? हाँ, उसे रुकने के लिए कहिए, जाने मत दीजिए। उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, अर्थात वही वाक्य है परंतु पहले रुकना उसे रोको मत जाने दो, अर्थ अलग था। उसे रोको मत जाने दो, यह अर्थ अलग है। वाक्य एक ही है परंतु उचित स्थान पर रुकने से उसका अर्थ बदल जाता है। उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। एक ही वाक्य में उच्चारण करते समय अगर रुकना पड़ता है तो उचित स्थान पर रुकेंगे तो सही अर्थ होगा। अगर उचित स्थान पर नहीं रुकेंगे तो उसके विपरीत अर्थ हो सकता है मित्रों। इसी कारण रुकने के लिए ये जो चीजें बताई जाती हैं, जो चिन्ह हमारे सामने आते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए, यहां कुछ वाक्य अपने सामने रखे गए हैं। हां, मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। यहां सीधे पूर्ण विराम के साथ रोका गया है, आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरे भाई को। अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरे भाई को। नौकरी मिल गई है हमारी गाय को। नौकरी मिल गई है हमारी गाय को। बछड़ा हुआ है, मैंने तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए। बछड़ा हुआ है, मैंने तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए। इन खतों को संभाल कर रखो, मत फेंको। इन खतों को संभाल कर रखो, मत फेंको, क्योंकि मैंने इन्हें बड़ी श्रद्धा से लिखा नहीं कि अश्रद्धा से। यहां कुछ अटपटा सा अर्थ लग रहा है। यहां जो वाक्य है वहां भी वही वाक्य है परंतु विराम चिन्हों का प्रयोग कुछ अलग स्थानों पर है। अर्थात वहां उचित स्थान पर है, यहां अनुचित स्थान पर है विराम चिन्हों का प्रयोग। जैसे यही वाक्य अगर यहां रखे गए और उचित विराम चिन्ह रखे गए तो आप सही अर्थ देखिए। मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी। हां, आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी। मेरे भाई को नौकरी मिल गई है। मेरे भाई को नौकरी मिल गई है। हमारी गाय को बछड़ा हुआ है। मैंने तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए। इन खतों को संभाल कर रखो, मत फेंको, क्योंकि मैंने इन्हें बड़ी श्रद्धा से लिखा नहीं कि अश्रद्धा से। कितना विपरीत अर्थ प्रतीत हो रहा है इन दोनों अनुच्छेदों में। हमने देखा यहां और हमने देखा वहां, और यहां विराम चिन्हों का प्रयोग अनुचित है और यहां विराम चिन्हों का प्रयोग उचित है। जहां उचित है अर्थ भी उचित है, जहां अनुचित प्रयोग हुआ है वहां का अर्थ भी अनुचित है। मित्रों, तो भाषा में हम जब भी उच्चारण करते हैं, जब भी सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उचित स्थान पर हमें रुकना चाहिए, तब ही उसका सार्थक अर्थ स्पष्ट होता है। आगे देखें। अब देखिए, मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। अशुद्ध है।
आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी, मेरे भाई को अशुद्ध है। नौकरी मिल गई है, हमारी गाय को अशुद्ध है। बछड़ा हुआ है, मैंने तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए। इन खतों को संभाल कर रखो, मत फेंको, क्योंकि मैंने इन्हें बड़ी श्रद्धा से लिखा नहीं कि अश्रद्धा से। इन्हीं वाक्यों का प्रयोग यहां किया गया है और उचित स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी, मेरे भाई को नौकरी मिल गई है, हमारी गाय को बछड़ा हुआ है, मैंने तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए। इन खतों को संभाल कर रखो, मत फेंको, क्योंकि मैंने इन्हें बड़ी श्रद्धा से लिखा, नहीं कि अश्रद्धा से। तो यहां कहना यह था कि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने से उचित अर्थ निकलता है। विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना। विश्राम या रुकना इसका अर्थ है। और अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जहां हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। सही कहा। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इन ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। हां, हमने समझा कि भाषा में लिखते समय या बोलते समय कहीं हम विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों का अलग अलग बोध होता है। जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। मित्रों, आगे देखें। हां, उदाहरण के लिए समीर स्कूल जाता है, यहां हमने जिस चिन्ह का प्रयोग किया इसे पूर्ण विराम कहते हैं और अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। मैंने खाना खा लिया है, पूर्ण विराम। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। पूर्ण विराम है। उदाहरण के लिए, रोको मत जाने दो। अब यहां पर ना जाने दो की बात हो रही है। देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दोनों में पद सही है, शब्द सही है, परंतु विराम चिन्हों का स्थान अलग है। यहां प्रयोग यहां है, यहां प्रयोग यहां है अर्धविराम का। तो इस तरह से स्थान के बदलने से वाक्य का विपरीत अर्थ भी हो जाता है। इसी कारण हमें विराम चिन्हों का ध्यान रखना आवश्यक है। वास्तव में हिंदी में मुख्य रूप से कितने प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग होता है? यहां देखिए, एक है पूर्ण विराम, हां ये पूर्ण विराम है। और दूसरा है अल्प विराम, हां अल्प विराम है। तीसरा है उपविराम, हां यह उपविराम है। चौथा है अर्धविराम, हां अर्धविराम है। और पांचवा है योजक चिन्ह, हां ये योजक चिन्ह है। छठवां है कोष्टक चिन्ह, कोष्टक कोष्टक कोष्टक। सातवां है पदलोप चिन्ह, पदलोप चिन्ह है। और आठवां है रेखांकन चिन्ह, हां रेखांकन चिन्ह यह। और लाघव चिन्ह नौवां है, लाघव चिन्ह, यह लाघव चिन्ह है। इसके बाद आगे आदेश चिन्ह भी हैं। 10वां है 10th वन, आदेश चिन्ह है ये, आदेश चिन्ह। और 11वां है विस्मयादि बोधक चिन्ह, वाह हम प्रयोग करते। प्रश्नवाचक चिन्ह, हां प्रश्नवाचक चिन्ह है, सही कहा। आगे है अवतरण या उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह क्या है? उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं इसको। उद्धरण चिन्ह के लिए हम ये प्रयोग करते हैं, अवतरण चिन्ह। आगे है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, हां पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। 15 है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण के लिए प्रयोग होता है।
16 है तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता समानता बताने के लिए, और 17वां है विस्मय चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। इसको हम त्रुटि पूरक चिन्ह के रूप में भी प्रयोग करते हैं। विस्मरण, विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। और 18वां है निर्देशक चिन्ह, हाँ निर्देशक चिन्ह। मित्रों, इन चिन्हों का प्रयोग विशेषकर हिंदी भाषा में होता है, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, उपविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, पदलोप चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, विस्मरण या त्रुटि पूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। लगभग 18 चिन्हों का यहां पर प्रदर्शन किया गया है। आगे देखिए इन चिन्हों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे यह है, देखिए उदाहरण, राम खाना खाता है, पूर्ण विराम। मोहन स्कूल जाता है, पूर्ण विराम। राम जा दोस्त मोहन है, जा नहीं, राम का दोस्त मोहन है, पूर्ण विराम। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, पूर्ण विराम। मित्रों, ये पूर्ण विराम थे। आगे अल्प विराम चिन्ह, जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसे हम अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, अल्प विराम। उदाहरण, राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए। यहां जिस चिन्ह का प्रयोग हुआ अल्प विराम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मित्रों? अल्प विराम। भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि सुंदर होते हैं, अगर लिखा गया है तो ये सारे चिन्ह जो हैं अल्प विराम है। अल्प का अर्थ है थोड़ा सा विराम। पूर्ण विराम, पूर्णतः विराम, यह पूर्ण विराम था। आगे देखिए मित्रों, उपविराम, इसे कहते हैं कोलन। यहां देखिए, जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहां पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात जहां पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम, यहां पर जो लगाया गया चिन्ह है, यह कौन सा चिन्ह है? उपविराम चिन्ह है। मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा, ये जो है अल्पविराम, 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 पूर्ण विराम, और यह जो है आपका उपविराम। उदाहरण, यह उपविराम, और विज्ञान उपविराम, और उदाहरण उपविराम, यह था उपविराम। आगे देखिए मित्रों, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इंटरजेक्शन कहा गया है आश्चर्य का बोध करने के लिए। वाह, हाँ, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध करने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। उदाहरण देखिए, हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, वाह। अगर आप लिखे, आपने लिखा वाह, हाय, वो खत्म हो गया, मर गया, यह विस्मयार्थक चिन्ह। आह, विस्मयार्थक चिन्ह। वह, विस्मयार्थ। वह कितना सुहावना मौसम है, वह कितना सुंदर वृक्ष है, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। आगे देखें, अर्धविराम, सेमी कॉलन, पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहां अर्धविराम सेमीकोलन का प्रयोग होता है। जैसे
सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। इस तरह अर्धविराम का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो हम जानते ही हैं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से हैं, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इन शब्दों का जब प्रयोग होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वह क्या खा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। राम बाजार से क्या लेकर आया था। ओके। सीता के पिता का क्या नाम था। शिव कौन थे। हां, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है तो प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। आगे योजक चिन्ह, हाइफन। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, वह राम सीता की मूर्ति है, योजक चिन्ह। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, योजक चिन्ह। रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, योजक चिन्ह। देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। यह भी कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है। आगे देखें मित्रों, कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे, अध्यापक चिल्लाते हुए। हां, यह कोष्टक यहां प्रयोग हुआ है। कोष्टक। निकल जाओ कक्षा से। विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, ठहर जा, का क्रोध में कांपते हुए, ये जो है कोष्टक चिन्ह। धर्मराज युधिष्ठिर, हां कोष्टक। सत्य और धर्म के संरक्षक थे, कोष्टक प्रयोग करके अन्य शब्दों का प्रयोग हुआ है। पद लोप चिन्ह, ओके। इसमें ओमिशन के अंतर्गत जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, राम ने मोहन को गिल्ली दी, मैं सामान उठा दूंगा, पर मैं घर अवश्य चलूंगा, पर तुम्हारे साथ। यहां जिन चिन्हों का प्रयोग हुआ है उन्हीं चिन्हों को हम पदलोप चिन्ह कहते हैं। आगे देखिए, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कामा। यहां देखिए, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन, ये जो है पराधीन सपने हो सुख नाही, ये जो चिन्ह है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह हम इसे कहते। राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। ये जो चिन्ह का प्रयोग किया, इस जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसी को हम अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह कहा है। रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक कहती है, या और उत्तर प्रदेश को, यमुना नदी के नीचे जो आपने अंडरलाइन किया है इसी को हम क्या कहते हैं,
रेखांकन चिन्ह भी कहते हैं। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। यहां पे गोदान अंडरलाइन है। रेखांकन, कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। ये जो चिन्ह है रेखांकन चिन्ह है। आगे मित्रों, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे आप डॉक्टर लिख रहे हैं तो डॉक्टर के पास जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं लाघव है। पंडित लिख रहे हैं लाघव है। इंजीनियर के लिए एनजी लिखकर कह देते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए ओ और प्रा के लिए कर देते हैं। जैसे क्रम संख्या आप लिखते हैं क्रम, हाँ, संख्या, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह, साइन ऑफ द फॉलोइंग। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, ये चिन्ह है। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। मुख्यतः 3 होते हैं, 5 भी होते हैं। ओके। वचन के 2 भेद हैं। हाँ, 2 भेद। यहां जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसी चिन्ह को हम विवरण चिन्ह कहते हैं। और विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह, यह विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। उदाहरण, राम जाएगा, यहां पे चिन्ह है, अर्थात कुछ भूल गए उसकी पूर्ति हो सकती है। शाम में रहते हैं थे, यह चिन्ह है, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। राम बहुत लड़का है, त्रुटिपूरक या विस्मरण चिन्ह। मैंने तुमसे वो बात डैश, ये जो चिन्ह है विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह कहलाता है। आगे देखिए मित्रों, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, रिपीट पॉइंटर सिंबल। यहां पे पुनरुक्ति, जैसे आपने कहा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह यह है का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। उदाहरण, यह महीना है और यह बचत है। जनवरी महीने में कितने रुपए की बचत हुई? 100 रुपए की। फरवरी में कितने रुपए की बचत हुई? 90 रुपए की। मार्च में कितने रुपए की बचत हुई? हाँ, यहां चिन्ह है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। यह पुनरुक्ति सूचक है, अर्थात इससे क्या पता चलता है? मार्च में भी 90 रुपए की बचत हुई है। ओके। अप्रैल में 50 रुपए। तो यहां 90 को ना लिखकर पुनरुक्ति सूचक लिख दिया जाता है। मित्रों, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहां पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए 16 मात्राएं कहकर यहां पे दिया गया है। ये जो चिन्ह कहीं लगा हुआ होता है तो उसका उच्चारण दीर्घ के रूप में, जैसे मैंने कहा यह लिखा है आ और यह लिखा है आ, और यह चिन्ह यहां पे जोड़ दिया गया है तो जब इसका उच्चारण आ दीर्घ उच्चारण के रूप में होता है। आगे देखें, तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता, तो विलोम शब्द लिखते समय हम विलोम में लिखते, अच्छाई बुराई कहकर। तुल्यता शब्दार्थ लिखते हैं, जैसे आपने लिखा है पेड़, इसके समान आपने लिखा है वृक्ष। इन दोनों का अर्थ समान है। तुल्यता दिखाने के लिए आपने जिस चिन्ह का प्रयोग किया उसे हम तुल्यता चिन्ह कहते हैं। ओके। आगे देखें, निर्देशक चिन्ह डैश का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे श्री राम ने कहा, हां, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे फल सब्जी मसाले इत्यादि, फल सब्जी मसाले इत्यादि। यह जो चिन्ह है
इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह कहते हैं। हम अपनी भाषा का प्रयोग करते समय तरह तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे अब ध्यान से सुनिए आप, मैं आपके सामने 4-5 वाक्य रखना चाहता हूं। एक लड़का था, उसका नाम रामू था। उसके पास एक सुंदर गाय थी, गाय का नाम गौरी था। रामू हर दिन गौरी की सेवा करता था। गौरी भी रामू को बहुत चाहती थी। वह दूध देती थी, दूध से दही बनता था, दही से मक्खन बनता था, मक्खन से घी बनता था, घी से मिठाइयां बनती थी, मिठाइयों से त्योहार मनाए जाते थे। मित्रों, इन वाक्यों में हम कहां कहां किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं? ध्यान से देखिए। एक लड़का था, पूर्ण विराम। उसका नाम रामू था, पूर्ण विराम। रामू के पास एक सुंदर गाय थी, पूर्ण विराम। गाय का नाम गौरी था, पूर्ण विराम। गौरी रामू को दूध, दही, घी, मक्खन आदि देती थी, अल्प विराम। यहां अल्प विराम, दूध, दही, मक्खन, घी आदि देती थी, अल्प विराम का प्रयोग हो। देती थी, पूर्ण विराम। ओके। दूध से दही बनता था, पूर्ण विराम। दही से मक्खन बनता था, पूर्ण विराम। मक्खन से घी बनता था, पूर्ण विराम। घी से मिठाइयां बनती थीं, पूर्ण विराम। और मिठाइयां सबको बांटी जाती थी, यह भी पूर्ण विराम। क्या बांटी जाती थी? प्रश्नवाचक। मोहन के पास क्या क्या थे? प्रश्नवाचक। मोहन ने क्या कहा? प्रश्नवाचक। मोहन ने कहा। यह इस तरह से पूर्ण विराम। मित्रों, अगर हम एक पाठ को लेंगे और उसमें कौन कौन से विराम चिन्ह हैं उनको अलग कर लिखेंगे और इन विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, तो लगभग हमें विराम चिन्हों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो आशा करते हैं हम टीसैट की ओर से आप सबसे कि आपने ये पाठ सुना होगा, सुना भी है, समझा भी है। तो विराम चिन्हों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करने के लिए आगे अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। टीसैट की ओर से समर्पण।